Men behind Modi's victory, men behind Trinamool Congress, men behind Congress victory in Punjab। प्रशांत किशोर के लिए जब भी बातें होती हैं तो ये सारी बातें सुनने में आती हैं। ऐसा लगने लगता है कि इस देश में एक रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, जो जिसे चाहें उसे चुनाव जिता सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की बात हुई और उसके बाद उन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसकी अगली कड़ी में वो बिहार जाते हैं और एक चर्चा उठती है कि बिहार में वो अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे, लेकिन उसके बाद कल उन्होंने उस चर्चा को भी विराम दिया और कहा 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज पंचायती में हम प्रशांत किशोर को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, उनके काम करने के अंदाज को जानते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर वो क्या करते हैं जिससे चुनाव जीतते हैं और क्यों वो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते। मैं मार्केटिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग मार्केटिंग में जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसको लॉन्च करने से पहले एक मार्केट रिसर्च होता है। मार्केट रिसर्च इसलिए किया जाता है ताकि हमें ये पता हो कि जिस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसके लिए मार्केट किस तरह का है, कौन लोग हमारे कंपटीशन में हैं, उनकी खूबियाँ खामियाँ क्या हैं। अगर मैं वहाँ पर एक प्रोडक्ट मेरा भी लेके जाता हूँ तो क्यों कोई भी कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा उस प्रोडक्ट को छोड़कर जिसको वो बरसों से इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं स्पेशल दूंगा या ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं अपने विज्ञापन में कहूँगा जिसको कहकर मैं उसको अट्रैक्ट कर सकता हूँ कस्टमर। ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट का तरीका है। और दोस्तों, राजनीति में आज की तारीख में यही प्रोडक्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट हो रहा है, जिसके लिए प्रशांत किशोर की टीम भी काम करती है। प्रशांत किशोर की टीम ग्राउंड पे जाकर रिसर्च करती है, अखबारों की कटिंग्स देखती है, तमाम खबरों के आधार पर, लोगों से मिलने के आधार पर वो एक एनालिसिस तैयार करते हैं कि जनता क्या देख रही है, क्या समस्याएं हैं, कहाँ कहाँ पार्टी कमज़ोर है और कहाँ कहाँ पार्टी को काम करना चाहिए। उसके वो सुझाव देते हैं और सुझाव के आधार पर जब पार्टी काम करती है तो प्रशांत किशोर का नाम होता है, क्योंकि पार्टी जीत जाती है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा बेसिक सा सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर या कोई भी अन्य सिर्फ इसी रिसर्च के आधार पर किसी पार्टी को जिता सकता है। 2012 में देश में भ्रष्टाचार, आतंकवाद, मंदी, ऐसे तमाम इश्यूज थे जिसको देख के लग रहा था कि भाई वर्तमान की कांग्रेस सरकार तो शायद नहीं चल पाएगी, वर्तमान की कांग्रेस सरकार नहीं चलेगी, लेकिन इसको हटाएं तो क्या भाजपा आएगी, क्योंकि भाजपा की एक छवि सांप्रदायिकता की है। और उस समय नरेंद्र मोदी का नाम चलना शुरू होता है। वैसे जब मोदी जी की ब्रांडिंग की बात हो रही तो एक सीक्रेट बात बता देता हूँ, धीरे से बोलूँ। मोदी जी के लिए पीएसबी रिसर्च नाम की कंपनी वाशिंगटन से ही 2007 से उनकी ब्रांडिंग पे काम कर रही थी। पूरा रिसर्च उनका था और उन्होंने 2014 तक काम किया। वो बीजेपी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे थे। तो अगर प्रशांत किशोर का ये दावा है कि वो बहुत पहले से उनके साथ हैं तो ये दावा भी गलत है। 2013 आते आते लोगों को ये तो स्पष्ट हो चुका कि अब कांग्रेस नहीं आने वाली है, अब बीजेपी आएगी, लेकिन क्या वो पूर्ण बहुमत से आएगी। 2014 का जब चुनाव कैंपेन एकदम बूम पर था, उस समय में ये होने लगा कि बीजेपी की बड़ी सीटें आने वाली हैं, बहुमत होगा कि नहीं इसमें बहुत लोगों को संदेह था। बीजेपी जीती और जब बीजेपी जीती तो उसके बाद फिर कैंपेन की चर्चा होनी शुरू हुई। अब की बार मोदी सरकार ओगिलरी, जो कि इस कैंपेन को करता था, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जब भी किसी क्लाइंट के साथ काम करती हैं तो प्रचारित करती हैं कि उनके पास ये क्लाइंट आया है और ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पीयूष पांडे का नाम हुआ, उनके साथ काम करने वाली टीम का नाम हुआ, प्रसून जोशी का नाम हुआ, ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम हुआ, लेकिन एक आदमी का नाम नहीं हुआ। उस आदमी का नाम था प्रशांत किशोर। फिर अचानक एक दिन एक खबर आती है, एक इंटरव्यू छपता है, मैन बिहाइंड मोदीज विक्ट्री, और वहाँ से प्रशांत किशोर की एक पर्सनल ब्रांडिंग शुरू होती है और वहाँ से लोगों को पता लगने लगता है कि प्रशांत किशोर की टीम ने यहाँ पर क्या किया। और प्रशांत किशोर ने चाय पे चर्चा का, आपने सुना होगा, वो उनकी टीम का ही दिया हुआ है। 3D आपने जो मोदी जी के भाषण हुए थे उन सब की भी कंसेप्चुअलाइजेशन के ऊपर उन्होंने काम किया था। तो जब इन सब की बात होने लगी तो प्रशांत किशोर की अचानक मार्केट वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, उनकी डिमांड बढ़ गई और यहाँ से प्रशांत किशोर को अपॉर्चुनिटी थी कि वो बीजेपी के साथ काम करें या किसी और के साथ। मुझे लगता है कि मोदी जी इसके बाद उनकी बनी नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी का क्रेडिट कोई नहीं ले सकता भाई। तो अगर किसी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की उसका पत्ता साफ है, प्रशांत किशोर का भी पत्ता साफ हुआ। प्रशांत किशोर ने
ब्रांडिंग अपनी की, उनको कांग्रेस के साथ मौका मिल रहा, उन्होंने आगे तृणमूल कांग्रेस के साथ काम किया, उन्होंने जगन रेड्डी के साथ काम किया, और इन सब में जब जीत मिलती है तो उस जीत मिलने के बाद प्रशांत किशोर का और नाम होता है। और वर्तमान में जब ये चर्चा चल रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ फिर हाथ मिलाएंगे और उनके साथ काम करेंगे, तो उन्होंने आखिरी मोमेंट पर मना कर दिया। आखिर क्यों? बहुत से लोगों का, और एक तरह से एक मीडिया में एक स्टोरी चल रही है, प्रशांत किशोर की शर्तों को कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी, जो कुछ हद तक सच भी है। कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने, जैसे अशोक गहलोत राजस्थान में, उन्होंने और उनकी टीम ने प्रशांत किशोर का काफ़ी घुमा फिरा के मजाक बनाया, उनको ना आने देने की कोशिशें उन्होंने की। उन्होंने बहुत सारे बयान ऐसे दिए कि प्रशांत किशोर जैसे बहुत आते हैं। अब उनका सवाल ये था, जो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जैसे बहुत आते हैं, क्या ये सही है, या क्या वाकई प्रशांत किशोर पार्टी को जिता पाते? इस सवाल के ऊपर काम करने का स्टाइल हम देख चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे प्रशांत किशोर के ऊपर एक छोटा सा एनालिसिस मेरा है और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 2012-13 के माहौल की जब मैंने बात की, तो क्या हम सबको ये नहीं पता था कि कांग्रेस हारने वाली है, बीजेपी बड़ी संख्या में आएगी? बहुमत की बात अलग थी, आएगी कि नहीं आएगी उस पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन क्या ये सबको नहीं पता था कि बीजेपी आएगी? क्योंकि पूरा परिदृश्य राजनीतिक इस तरह का था कि बीजेपी के लिए माहौल बन रहा था। नरेंद्र मोदी, जिनकी अपनी ब्रांडिंग का काम 2002 के बाद से ही शुरू हो चुका था, उन्होंने अपनी छवि को बदलने की कोशिश शुरू की, और टाटा वाले इंसिडेंट के बाद, जब टाटा को वेस्ट बंगाल से निकलकर गुजरात में उन्होंने जगह दी, वहां से उन्होंने अपनी एक डेवलपमेंट, विकास पुरुष की छवि बनाई, गुजरात मॉडल की बात होने लगी, और नरेंद्र मोदी की अपनी एक ब्रांडिंग थी। इस सारी ब्रांडिंग के साथ जब एक अच्छी प्लानिंग मिलती है तो जीत जाता है कोई भी। प्रशांत किशोर ने एक मजबूत आदमी के साथ, एक मजबूत पार्टी के साथ, जो चेंजेस करने को तैयार था, एक स्ट्रेटजी के साथ काम किया और वहां से वो जीते। इसके बाद जब आप प्रशांत किशोर की बात करें तो वो जहां भी गए, पंजाब की जब हम बात करें, मैं पंजाब में नौकरी की हुई है, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में ब्रांड हेड करता था दैनिक भास्कर में, तो मैं विभिन्न पॉकेट्स में घुमा करता था, पंजाब को करीब से देखा। पंजाब में जो सुखबीर बादल है, उन्होंने प्रकाश सिंह बादल की तरह इज्जत नहीं कमाई। उनको पिता के नाम का लाभ मिला, राजनीतिक रूप से मजबूत रहे, लेकिन वो मजबूती जो प्रकाश सिंह जी लेके आए वो सुखबीर बादल के अंदर नहीं थी। उनकी पत्नी का सम्मान फिर भी ज़्यादा है, सुखबीर बादल का सम्मान उस प्रकार से नहीं है जनता के बीच में। उन्हें एक नेता की तरह वैसे नहीं देखा जाता। पंजाब में बादल साहब की पार्टी 15 साल से सत्ता में थी और ड्रग्स वगैरह के मामले बढ़ रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी थी बहुत ज़्यादा। बीजेपी का अपना वहाँ कोई बेस ही नहीं है। बीजेपी ने वहाँ पे सब बादल साहब के ऊपर छोड़ा हुआ था, उनके साथ चलते थे। उनको तो मंडेला भी कहते हैं पंजाब का, मोदी जी। तो भाजपा वहाँ कमज़ोर थी और 15 साल के बाद वो लगभग टूटने की स्थिति में थी। माफ़ी चाहता हूँ, भाजपा नहीं, वहाँ पे बादल साहब की सरकार और भाजपा की जो सरकार मिली जुली थी वो वहाँ पर कमज़ोर हो चुकी थी। वो एक स्थिति बनी हुई थी जैसा 2013 में बीजेपी के साथ था। कांग्रेस जो वहाँ जीतने की स्थिति में थी, वहाँ प्रशांत किशोर जाते हैं और एक प्लानिंग के साथ उनके काम करते हैं और कांग्रेस वहाँ पर जीतती है। तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के समय बीजेपी ने जिस तरह से पूरा कैंपेन चलाया, ऐसा लगता था कि वो जीत जाएगी। हालांकि मीडिया का और बीजेपी का क्रिएट किया हुआ ऑप्टिक्स था, जबकि अगर कोई भी राजनीति को समझता है, 2 सीटों से अचानक पूरा बहुमत ले जाना उस प्रदेश में जहां पर कि आपकी पार्टी नहीं है, जहां आपका कैडर नहीं है, ये असंभव है। बीजेपी इधर उधर से नेता इंपोर्ट कर रही थी, उसके पास अपने नेता बंगाल में है ही नहीं। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी इतनी कमजोर नहीं पड़ने वाली थी। बीजेपी ने वहां पर स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन ममता बनर्जी को इस बार हराना मुश्किल था। यह पक्का था बीजेपी अच्छी सीटें लाएगी। ऐसी जगह पर प्रशांत किशोर जाते हैं और प्रशांत किशोर काम करते हैं और तृणमूल कांग्रेस की जीत का सेहरा उठाते हैं। ऐसे ही आप बाकी जगहों की भी जब आप बात करेंगे, बिहार की बात हो, चाहे आप जगन रेड्डी की बात करें, तो आप जब राजनीतिक एनवायरनमेंट को चेक करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि जो भी पार्टी जीती उसके लिए माहौल तो पहले से बना हुआ था। उस माहौल को एक मजबूती, एक सिस्टमेटिक तरीके से देने का काम प्रशांत किशोर ने जरूर किया। अच्छा, आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक और मजेदार बिहार की बात बताता हूँ। मीडिया में ये बहुत प्रचारित हुआ कि महागठबंधन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का जो हुआ था वो नीतीश कुमार का किया हुआ था, जबकि वास्तविकता यह है दोस्तों कि सीपी जोशी जी जो राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके और लालू प्रसाद यादव की बातचीत के बाद ये तय हुआ कि एक महागठबंधन बनना चाहिए और उसके बाद कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव ये नीतीश कुमार के साथ मिले और उन्होंने महागठबंधन बनाया। इसके अंदर प्रशांत किशोर का रोल सिर्फ इतना था कि उस चुनाव प्रचार को वो आगे बढ़ाएं, लेकिन उसका क्रेडिट अपने मीडिया के दोस्तों के जरिए उन्होंने खाया। जब बात गुजरात और राजस्थान की चलती है कि प्रशांत किशोर यहाँ पे कांग्रेस का साथ देंगे और उसके बाद जब वो सोचने का समय लेते हैं दोस्तों, तो मुझे पहला संदेह होता है कि शायद ये काम हाथ में नहीं लेंगे।
अगर हम पैटर्न को देखें, प्रशांत किशोर ने जो प्रोजेक्ट हाथ में लिए, सारे वो प्रोजेक्ट थे जहां जीतने की संभावनाएं पहले से थी। जब जीत जाते हैं तो प्रशांत किशोर का क्रेडिट लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो आईआईटी की तैयारी करने वाले इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जिनका ये कहना होता है कि हमारे यहाँ से 90% बच्चे आईआईटी में निकलते हैं, हमारे यहाँ से इतने बच्चे आईआईटी में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं। लेकिन वो एडमिशन जो है सिर्फ उसी विद्यार्थी को देते हैं जो बिना किसी कोचिंग के 99 परसेंटाइल लेके आया हो। 99 परसेंटाइल लाने वाले बच्चे को थोड़ा सा तराशते हैं और बच्चा आगे जब आईआईटी में एडमिशन लेता है तो कोचिंग का नाम होता है। प्रशांत किशोर वही प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं जहां उनको दिखता है कि अब ये पार्टी यहाँ जीत सकती है। हमने पहले सारी बात की, पंजाब की बात करें, अगर देश में मोदी जी की बात करें, जगन रेड्डी की बात करें या ममता बनर्जी की बात करें, तमाम जगहों पे राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी थी जहाँ पर कि इस जो भी पार्टी जीती उसकी जीत की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी। तो प्रशांत किशोर ने ऐसा नहीं किया कि कोई जीरो पे था और वहाँ से उसको किसी जगह पे लेके जाते हैं। और जब गुजरात और राजस्थान की बात करते हैं, उन्होंने जब समय लिया, क्योंकि गुजरात में 30 साल से भारतीय जनता पार्टी है और उसको संभावना थी कि भाई इस बार शायद एंटी इनकम्बेंसी हो, पिछली बार बीजेपी थोड़ी कमजोर पड़ी थी तो इसको हटाया जा सकता है। वहाँ उन्होंने कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ एंट्री के साथ वहाँ पे परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं और ये परिस्थितियाँ चेंज होने पर प्रशांत किशोर को लगता है कि क्या ये चीज़ हाथ से निकल जाएगी। राजस्थान का उदाहरण है तो राजस्थान में 5 साल में सरकार बदलती है और अशोक गहलोत ने जिस तरह काम किया है, इनके वापस आने की उम्मीदें बड़ी कम हैं। और अगर 1% कहीं हो भी तो पायलट और गहलोत ग्रुप की जो लड़ाई है वो इस चीज़ को वैसे ही ख़त्म करके रख देगी। प्रशांत किशोर ये जानते हैं कि दोनों प्रोजेक्ट हाथ में तो लेंगे लेकिन जीत के आसपास नहीं पहुंचेंगे। और जो बच्चा फेल होने वाला है उसको आईआईटी की कोचिंग में एडमिशन क्यों देना है दोस्तों? प्रशांत किशोर की ये टेक्निक है। प्रशांत किशोर बेसिकली मीडिया का तैयार किया हुआ एक बुलबुला है। दिल्ली का जो मीडिया है वो मेरी नज़रों में एक तरह से अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा, वो कहते हैं ना शिक्षित है लेकिन सॉरी पढ़े लिखे हैं लेकिन शिक्षित नहीं है। दिल्ली का मीडिया वैसा ही है, कीवर्ड पे खेलता है। उसको जो है ऑप्टिक्स दिखते हैं, उसको दिखता है ओह देयर इज अ मैन जो ये काम कर सकता है, ओहो फिर प्रशांत किशोर हीरो, उसका तो वो उसी स्टोरी पे चलता है। जब वो स्टोरी चलनी शुरू होती है तो हिंदी का मीडिया, बाकी जगहों का मीडिया भी उसको फॉलो करता है क्योंकि मार्केट वही है, मार्केट ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है। तो प्रशांत किशोर के केस में भी यही हुआ। बिहार, अब जब वो बिहार जाते हैं तब क्या होता है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि प्रशांत किशोर बिहार गए और उन्होंने कहा हो कि भाई मैं पार्टी बनाऊंगा। ये चर्चा पहले भी चल रही थी, लेकिन उसके बाद वो बंगाल तृणमूल कांग्रेस पहुंच गए। उन्होंने चुनाव तब नहीं लड़ा था क्योंकि उन्हें पता था कुछ नहीं होगा। इस बार भी उन्होंने टटोला कि वो चुनाव लड़ेंगे, क्या होगा, बिहार वापस पहुंचे क्योंकि अब कहीं और उनके लिए अभी स्पेस नहीं है। ये चीज़ अब लोगों को समझ में आने शुरू हो चुकी है कि भाई हमारे पास अगर एक मजबूत नेता हो और एक अच्छी स्ट्रेटेजी तो हम काम कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी किसी के बपौते नहीं है, जो कि अशोक गहलोत जी कहते हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट हैं मार्केट में, तो लोग काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर इस समय सिर्फ अपने आप को खबरों में बनाए रखने के लिए, रेलिवेंट बनाए रखने के लिए 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की घोषणा कर चुके हैं। इस पदयात्रा के जरिए वो सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि पूरे जगह का माहौल आइडेंटिफाई करें, समझें कि किस जगह पे लोग क्या देख रहे हैं। वही जो रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, उस रिसर्च को अपने साथ लेने के बाद उनकी कोशिश ये होगी कि जो भी लोग दो तरह से हैं, एक तो आरजेडी की बात करें, नीतीश की बात करें, इसके बाद पप्पू यादव जैसे लोग हैं, पासवान हैं, छोटी छोटी ताकतों को वो कोशिश करेंगे बढ़ाने की। और उसमें अगर एक बड़ी पार्टी साथ में आके मिल जाए तो उनको वही स्ट्रैटेजी को वो बेचेंगे जो स्ट्रैटेजी इस टाइम उनसे अब कोई खरीदने को तैयार नहीं है कांग्रेस वाले इंसिडेंट के बाद। उसको वो बेचकर कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से वो रेलिवेंट हो और वहाँ अगर उनको लगा जरा सा भी माहौल बनेगा, वो सीट जीत सकते हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए अभी जो मना किया है हाँ कर देंगे। तो मेरी नज़र में प्रशांत किशोर एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनके पास एक अच्छा खासा डेटा बैंक है, उनके पास एक अच्छी टीम है जो कि चीज़ों को समझती है, काम करती है। लेकिन प्रशांत किशोर ऐसे आदमी नहीं है जो कि किसी भी ऐसी पार्टी को जिता दें जिसका बेस नहीं है, जिसका बेस कमज़ोर है। अगर है तो दोस्तों अभी यूपी का चुनाव हुआ है, अब से 5 साल पूरे प्रशांत किशोर ले लें और उसके बाद कांग्रेस को सत्ता दिलाना छोड़ दीजिए, 50 सीटों पे ही जीत दिला के दिखा दें उनकी स्ट्रेटजी के आधार पे। ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जीतने के लिए सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं, एक मजबूत प्रोडक्ट चाहिए। और यहाँ पर मजबूत प्रोडक्ट एक नेता है। बीजेपी के पास वो मजबूत नेता नरेंद्र मोदी है, तृणमूल कांग्रेस के पास वो मजबूत नेता ममता बनर्जी है, और इसी तरह से जिस भी पार्टी की आप बात करेंगे वहाँ पर एक मजबूत नेता उनके पास है जिसके साथ इस अच्छी स्ट्रेटजी के साथ काम किया जाए तो वो जीतेगी। तो दोस्तों आप देखते रहें पंचायती और जुड़े रहें।
अगला एपिसोड एक नेता के बारे में और उनकी पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में। धन्यवाद।